अमृता एक बहुत ही सुंदर गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह होती ही रहती थी। उनके परिवार में उसकी माँ किरण और पिता किशोर रहते थे। उनके परिवार के आर्थिक हालात बहुत खराब थे और साथ ही उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता भी सताती रहती थी। सुंदरता की वजह से उसका रिश्ता हो तो जाता था, पर दहेज न दे पाने की वजह से रिश्ता टूट भी जाता था। ऐसे ही एक दिन, ए भगवान, एक तो ये गरीबी, ऊपर से जवान बेटी, अब और सहा नहीं जाता। ए भगवान, तू उठा ले। अरे अरे, पागल तो नहीं हो तुम? क्या बोल रही हो? अमृता ने सुन लिया तो? हे भगवान, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी होते देख लूँ। हाँ, तुम बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमृता के लिए अविनाश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो बहुत ही अमीर घर से होता है, पर स्वभाव से बहुत शक्की और साइको किस्म का होता है। उसके घर में उसकी माँ मानसी होती है। वो अमृता के घर रिश्ता लेके जाते हैं और सब मिलकर बात करते हैं। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते नमस्ते। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? अरे बिल्कुल भी नहीं, आप तो बस अमृता बिटिया को बुला दो, बहुत तारीफ सुनी है उसकी। वो मानसी जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ जी भाई साहब, कहिए क्या बात है? बहन जी, मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। हमारे लिए हमारी बेटी ही है जो कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है हम गरीबों के पास। तभी अमृता वहाँ नाश्ता लेके आ जाती है। उसकी खूबसूरती अविनाश को मोहित कर देती है और वो उसे देखता ही रहता है। इसी बीच उसकी माँ कहती है, हाय, ये तो सचमुच में हीरा है, हीरा। किशोर जी, इसके आगे तो किसी चीज का कोई मोल नहीं है। अविनाश बेटा, कहाँ खो गए तुम? लड़की पसंद है ना? कहीं नहीं माँ, मुझे अमृता बहुत पसंद है। ऐसे ही कुछ दिन बाद अविनाश और अमृता की शादी हो जाती है। सब बहुत अच्छे से चल रहा होता है। दूसरी तरफ अविनाश का स्वभाव दिन पर दिन बदलता ही रहता है। वो अमृता को सबसे दूर छुपा कर रखता था। वो उसे ना कहीं आने देता ना जाने देता, उसे हमेशा घर में ही बंद रखता। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, वो क्या है ना, हमारी पड़ोसन है ना मीना जी, कल उनके यहाँ कीर्तन है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ चली जाऊँ। है? क्या करोगे तुम वहाँ जाकर? जी, वो काफी टाइम से बाहर नहीं गई थी, मुझे लगा थोड़ा बाहर चली जाऊंगी, बस इसीलिए बोल दिया। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है, मुझे। पर जी, वहाँ तो सिर्फ औरतें ही होंगी और कोई भी नहीं होगा। कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जाओगी तो बस कहीं नहीं जाओगी। समझ नहीं आता क्या तुम्हें एक बार में? नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अमृता, तो कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि गुस्सा मत दिलाया करो, खुश रखा करो बस मुझे, आखिर पति हूँ मैं तुम्हारा। दिन बीतते जाते हैं। अविनाश का पागलपन और भयंकर होता जा रहा था। वो एक एक मिनट अमृता के साथ रहता था। वो सारा दिन डरी सहमी घर के अंदर काम करती रहती। ऐसे ही अमृता छत पे कपड़े सुखाने चली जाती है। तभी उनके पड़ोसी का बेटा दीपक, जो कि अविनाश का दोस्त भी था, उसे देख लेता है और कहता है, अरे भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ही ईद का चांद हो गई हैं आप तो, कभी नजर ही नहीं आती। वो मैं नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस जल्दी से नीचे जाना है। पर भाभी सुनिए तो, अरे एक मिनट भाभी रुको, कहाँ भागे जा रही हो? नहीं, मुझे ना बहुत काम है, इन्होंने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे तो थोड़ा सा ख्याल अपने देवर का भी रख लो भाभी, कहाँ भागी जा रही हो? 2 मिनट बात ही कर लो। तभी वहाँ अविनाश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। वो वहाँ से अमृता का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आता है और बड़ी बेरहमी से उसे मारता पीटता है। कहा था ना तुम्हें कि तुम बस मेरी हो। अमृता, तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुम बस मेरी हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने उससे बात नहीं की, वो खुद मुझसे बात कर रहा था। तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहाँ जाने की? अमृता, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। देखो, लग गई ना चोट तुम्हें? कितनी बार कहा है कि गुस्सा मत दिलाया करो यार। तुम्हें यूँ परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब
आपसे कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस आप शांत हो जाइए। हाँ, पर जब तुम्हें कोई देखता है ना तो मन करता है या तो मैं उसे मार दूं या फिर मैं खुद ही मर जाऊं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अविनाश हर दिन कुछ न कुछ बात को लेकर अमृता को मारता पीटता, उसे पहले चोट देता और फिर खुद ही उसकी देखभाल करता। अमृता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पत्नी धर्म की लाज रखते हुए वो अविनाश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन अमृता के घर से वीडियो कॉल आता है। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। अरे बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। अरे मेरी गुड़िया, बोल क्या बात है? माँ, वो क्या है ना, आप नानी बनने वाली हो। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, तू अपना बहुत ख्याल रखियो। और हाँ, दामाद जी को बताया या नहीं? हाँ, उन्हें अभी नहीं बताया, जैसे ही आते हैं मैं बता दूंगी। इतना कहकर अमृता फोन काट देती है। तभी वहाँ उसका पति अविनाश आ जाता है। वो उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है और अविनाश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि अगर बच्चा आ गया तो अमृता का सारा ध्यान उसमें ही लगा रहेगा और मुझे वो टाइम ही नहीं देगी और वो अकेला हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हुए वो उससे कहता है, अमृता, किसने कहा था तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए? मैं तो नहीं चाहता बच्चा। पर ये तो हमारे प्यार की निशानी है और आपको तो खुश होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ अमृता। मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं इसलिए तुम ऐसा कर रही हो ना, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आप प्लीज गुस्सा मत होइए और मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ दूं तुम्हारा? अभी के अभी इस खेल को खत्म करता हूँ। माँ बनना चाहती हो ना तुम? दूर करोगी मुझे खुद से। अविनाश अमृता को बहुत मारता है और अपने पैरों से उसके पेट पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। एक दिन अविनाश ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त दीपक से हो जाती है। दीपक अमृता की बहुत तारीफ करता है, जिसे सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। अविनाश घर आता है और अपने रिवॉल्वर निकालकर जोर से चिल्लाता है, अमृता, कहाँ हो तुम? इधर आओ अभी के अभी। जी क्या बात हो गई और आप इतना गुस्से में क्यों है? और ये रिवॉल्वर क्यों पकड़ा है आपने? क्या चल रहा है सारा दिन तुम्हारा और दीपक का? मेरे पीठ पीछे गुच्छर्रे उड़ा रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, मैं कैसे मिलूंगी उससे? अच्छा, तो मतलब वो यहाँ आता था मेरे घर में? आज मैं यह सारा माजरा ही खत्म कर देता हूँ। अमृता, अब मरोगी तुम। आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये रिवॉल्वर मुझे दीजिए। नहीं, तुम्हें तो अब मरना ही होगा। तुम एक नंबर की घटिया औरत हो, धोखेबाज हो, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं, मैं खुद को ही मार देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं खुद को ही मार देता हूँ आज। अमृता अपने पति के हाथों से रिवॉल्वर छुड़वाने की कोशिश करती है। अविनाश धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद को गोली मार देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। पुलिस की कार्रवाई में पता चलता है कि वो एक मानसिक रोगी था और इस तरह अमृता को उस घुटन भरी जिंदगी से आजादी मिल जाती है और वो अब खुलकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। सुप्रिया एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। एक दिन उसकी शादी हो जाती है। उसकी सास कमला के पैर खराब होते हैं, वो चल फिर नहीं सकती और उसको अस्थमा की बीमारी भी होती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? सुन नहीं रही? कान में रुई ठूस कर तो नहीं बैठी है? कमला के इतने जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी बेटी भव्या की नींद खराब हो जाती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, अरे मम्मी, क्या हो गया सुबह सुबह? क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे पानी चाहिए मुझे, कब से बुला रही हूँ। इस कलमुही को तो कुछ सूझता ही नहीं है। इतनी देर में सुप्रिया वो आ जाती है और उसको देखकर भव्या बोलती है, ये देखो माँ, बाहर से घूम कर आ रही है। नहीं माँ जी, मैं तो आपकी दवाई लेने और रसोई का सामान लेने के लिए मार्केट गई थी। अरे तू तो रहने ही दे, सब जानती हूँ मैं। सामान के बहाने पूरे शहर घूमती है। चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ मेरे लिए। सुप्रिया किचन में जाती है
और पानी लेकर आती है। सासू माँ, ये लीजिए पानी। और आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं हूँ ना। बस बस रहने दे, अब तू सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपनी सास कमला की बात सुनकर सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर भव्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी उसके दिमाग में अपनी भाभी को तंग करने का एक आइडिया आता है। वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? भाभी है ना, उनके पर्स से निकाल लेती हूँ। और वैसे भी उन्हें कहीं आना जाना तो है नहीं, तो क्या करेंगी वो अपने पास पैसे रख के। इतना सोचकर भव्या सुप्रिया के कमरे में जाती है और उसके पर्स के सारे पैसे निकाल लेती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया रसोई में काम कर रही होती है और कमला उससे कहती है, अरियो नागन, कहाँ मर गई? एक कप चाय ला मेरे लिए, दर्द से सर फटा जा रहा है। जी माँ जी, बस अभी आई। ये थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें धो दूं। बस 5 मिनट रुकिए आप। अरियो नवाबन, मैं 1-2 मिनट नहीं सुनने वाली। सब काम छोड़ और अभी के अभी चाय बना मेरे लिए। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया अपनी सास के लिए चाय बनाती है और उसके कमरे में जाती है। कमला जैसे ही चाय पीती है उसका मुंह जल जाता है और उसको चाय का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गरम गरम चाय सुप्रिया के हाथों पर डाल देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं आपके लिए दूसरी चाय बना लेती, आपने मेरे हाथ क्यों जला दिए? कमला इस बात पर सुप्रिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है और दोबारा बिना चीनी की चाय बनाने को कहती है। सुप्रिया एक बार फिर चाय बनाकर लाती है। इतनी देर में कमला को ध्यान आता है कि उसकी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है। वो अपनी बहू सुप्रिया को आवाज लगाती है और कहती है, बहू सुन, मेरी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है, जरा ले आ। और पैसे तो होंगे ही ना तेरे पास। अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं ले आऊंगी। इतना कहकर सुप्रिया अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसका पर्स एकदम खाली पड़ा है, उसमें 1 रुपया भी नहीं है। ये सब देखकर वो एकदम दंग रह जाती है और कहती है, अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे, यहाँ से कैसे गायब हो गए? सुप्रिया पूरे कमरे में पैसों को ढूंढती है, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा ही लगती है। वो हार कर अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, मेरे पर्स में से पैसे गायब हैं, कहीं मिल नहीं रहे, आपको पता है क्या? हाय, अरे क्या कहना चाहती है तू? तुझे क्या मैं चोर दिखती हूँ? सारा दिन बाहर हांडती रहती है, खर्च आई होगी कहीं। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए कोई नहीं, मैं कैसे भी कर आपकी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है और दिन बीतते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन भव्या पार्टी से वापस आती है और कहती है, माँ, ओ माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से खाना भिजवा दो मेरे कमरे में, और भाभी को कहना कि मेरा सर भी दबा दे। बहू सुन लिया ना क्या कह रही है भव्या? जा अब जल्दी से उसका सर दबा दे। और हाँ, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, फिर मेरे पैर की भी मालिश कर देना। सुप्रिया खाना लेकर भव्या के कमरे में जाती है। उसके हाथ में थाली होती है, जिसकी वजह से वो दरवाजा नॉक नहीं कर पाती। उसे देखकर भव्या बोलती है, किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं, इतनी भी तमीज नहीं है आपको? अब खड़ी खड़ी घूरती रहोगी या कुछ बोलोगी भी?
बताओ क्या काम है? दीदी, वो मुझे माँ जी ने भेजा था, कह रही थी आपका सिर दबाना है। इतना कहकर सुप्रिया, जिसके हाथ पहले से ही जले हुए थे, भव्या का सर दबाती है। अरे क्या दोनों हाथ टूट गए हैं आपके? ढंग से दबाओ ना, एक काम भी सही से नहीं करती हैं आप। सुप्रिया अपने हाथ जले होने के बाद भी जैसे तैसे दर्द को सहन करके भव्या का सर दबाती है। इतनी देर में कमला उसको आवाज लगाती है। अरे बहू, ओ बहू, इधर तो आ जरा। हाँ जी माँ जी, कहिए। देख, वैसे तो मैं जानती हूँ कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन फिर भी मेरा मन कुछ मीठा खाने को कर रहा है। तू एक काम कर, बाजार जा और मेरे लिए एक कुड्डी बुरी ले आ। कुड्डी बुरी? माँ जी, ये कुड्डी बुरी क्या है? अरे कुड्डी बुरी, अरे चॉकलेट चॉकलेट। ओ अच्छा, वो कुड्डी बुरी नहीं, कैडबरी होता है। हाँ हाँ, बस बस, अब तू मुझे मत सिखा, आई बड़ी अंग्रेजन। सुप्रिया बाजार में सामान लेने चली जाती है और भव्या भी सो रही होती है। अब कमला अपने कमरे में अकेली होती है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसकी दवाई भी उसके आसपास नहीं रखी होती। वो जोर से भव्या को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनती। कमला किसी तरह अपनी व्हील चेयर से उतरकर टेबल पर रखी यह दवाई तक पहुंचती है और देखती है कि दवाई की शीशी तो खाली है। वो अधमरी हालत में जमीन पर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब सुप्रिया बाजार से वापस आती है तो ये सब देख के हैरान हो जाती है। तभी उसको याद आता है कि दवाई की एक और शीशी माँ जी की अलमारी में रखी है। वो फटाफट से कमला को दवाई देती है और उसकी जान बच जाती है। अरे बहू, अगर आज तू समय से नहीं आती तो मैं पक्का आज स्वर्ग सिधार गई होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। इसके बाद कमला भव्या को पूरा वाकया सुनाती है और दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोनों सुप्रिया से माफी मांगती हैं और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ललिता एक सख्त मिजाज की महिला होती है। उसे सब कुछ अपने कायदे कानून से करने की आदत होती है। उसके परिवार में उसका पति रामलाल, बेटी रूपा, बेटा वीरू और उसकी बहू बसंती रहती है। उसका पूरा परिवार उसके इशारों पे नाचता है। उसके बिना कहे उसके घर का पत्ता भी नहीं हिलता। उसके घर में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कब क्या खाएगा, कितना बोलेगा, कैसे हंसना है, सब कुछ वो ही तय करती है। एक दिन उसके परिवार में सब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचते हैं। 8:30 बजने को है और पता नहीं सबके सब कहाँ गए। गुड मॉर्निंग माँ। अरे गुड मॉर्निंग। तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह एकदम पंचुअल है। और सुबह उठ के पढ़ाई तो कर ली थी? हाँ माँ, कर ली थी। बहू रानी, अरे अब तक नहीं आई? कितनी बार बोला है, मेरे आने से पहले टेबल पे खाना आ जाना चाहिए। अरे आती होगी भाग्यवान, इतना पारा हाई मत करो तुम। अजी तुम तो चुप ही करो। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? नाश्ते का टाइम भी हो गया। अरे जल्दी से टेबल पे खाना लगा दे। बस अभी लाई माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ। वाह छी। अरे तूने छीका कैसे? अरे तूने तो घर के संस्कार मिट्टी में मिला दिए। अरे कितना निकम्मा नकारा है तू। सॉरी माँ, मुझे कुछ देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वीरू अपनी माँ ललिता को सॉरी कह के ऑफिस निकल जाता है और उसकी बहू बसंती घर के कामों में लग जाती है। घर के काम करने के बाद वो अपने पति वीरू को फोन करती है। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अभी ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद वीरू बसंती को कॉल करता है और फिर
हेलो मेरी जान, खा लो मीठा पान। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था क्या? वो क्या है ना, मुझसे इतना सारा काम, वो भी सासू माँ जी के बताए हुए टाइम पर बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज मेरे लिए एक मेड रखवा दीजिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बसंती रख तो लेते यार, पर मेरी माँ है ना, कसम से ये नहीं मानेगी। मेरी माँ के सामने मेरी जुबान नहीं खोलती। ये सब अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कह देती हूँ, हाँ हमसे ना हो पाएगा। इतने में पास में खड़ी उसकी सास ललिता सारी बात सुन लेती है और बोलती है, ओहो, तो ये बातें होती हैं मेरे पीठ पीछ। तुझे मेड चाहिए? अरे ओ महारानी, किस लिए लाई थी तुझे अपने घर बहू बना के? अरे नास पीटी, काम कर घर के, वो भी फटाफट। ठीक है करती हूँ, पर मैंने कुछ गलत भी तो नहीं बोला। दुखी बसंती चुपचाप वहाँ से रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और घर में हो रहे बवाल की आवाज सुनकर बसंती के ससुर रामलाल भी वहाँ आ जाते हैं और अपनी बीवी ललिता से कहते हैं, अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों घर सर पे उठा रखा है? अरे इस करमजली को घर के लिए नौकरानी चाहिए। सही कह रही हो बहू, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। मैं तो कहता हूँ एक नौकरानी लगा ही लो। अजी तुम तो चुप ही रहो। नौकरानी नौकरानी तो फिर क्या करेगी बहू रानी? अरे हद है यार, तुम करोगी वही जो तुम्हारा मन करेगा। असी फुद्दू है। अच्छा तो मैं मनमानी करती हूँ। अरे जाओ तुम। अपनी बीवी ललिता के बर्ताव से रामलाल परेशान होकर दूसरे कमरे की तरफ चला जाता है। तभी रूपा कॉलेज से उतरा सा मुँह लिए घर आती है। तभी अरे क्या हुआ मेरी लाडो को, मुँह क्यों बना रखा है? पापा आज मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। अरे तो क्या हो गया बेटी, मेरे तो इससे भी कम नंबर आते थे। 5वीं में 5 बार फेल हुआ था मैं। होना क्या था, मैं फेल हो गई। अरे ऐसे कैसे फेल हो गई? माँ आप तो कुछ बोलो मत, आपकी वजह से ही हुआ है ये। मैंने कहा था ना कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं पसंद है, आप नहीं मानी। अगर आज मैंने अपनी पसंद का विषय लिया होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। अरे तेरी जुबान कैंची की तरह कच कच चलती ही जा रही है। अरे क्यों नहीं की ढंग से पढ़ाई? एक तो फेल हो गई, ऊपर से अपनी माँ से जुबान चलाती है। लगता है भूल गई मेरी पिटाई। ललिता रूपा को एक तमाचा जड़ देती है और तभी ये क्या तरीका है? तुम्हें भी खाना है क्या? नहीं। तो चुपचाप बैठो, मुझे मत सिखाओ कि घर में क्या करना है और क्या नहीं। मैं सब कुछ इनके भले के लिए ही करती हूँ, तो तुम मेरे मामले में टांग ना लड़ाओ। रामलाल और ललिता की बहस चलती रहती है और उदास हताश रूपा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी ललिता का पति रामलाल उसे समझाता है, बच्चों के साथ इतनी शक्ति अच्छी नहीं है। तुम अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी लाओ, थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओ, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। पर ललिता अपनी मनमानी से बाज नहीं आती और फिर एक शाम उसके परिवार के सभी सदस्य उससे छुपके छत पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा तो तुम सब लोग यहाँ घर के कायदे कानून तोड़ नाच गा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, क्या समझे? मुझे पता नहीं चलेगा। आज सबकी खबर लूंगी। घर के कायदे कानून भूले कैसे तुम? माँ बस बहुत हो गया, हम सब तंग आ गए हैं तुम्हारे इस कायदे कानून से। अब पानी सर के ऊपर बह चुका है, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। यूं कि बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर घर वालों आज ये बसंती चुप नहीं रहेगी। माँ जी आपके कायदे कानून ने तो हमारी जिंदगी का मानो चैनो सुकून ही छीन लिया। सही कह रही हो भाभी, मुझसे भी ना माँ के ये कायदे कानून बर्दाश्त नहीं होते। मैं भी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। अरे जाओ जाओ सब जाओ, मुझे छोड़ के। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? ललिता का बेटा वीरू
बहू बसंती और बेटी रूपा घर छोड़ के चले जाते हैं। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अजी जहन्नुम में जाए ऐसे बच्चे। ये कैसी बातें कर रही हो? बच्चों के बिना घर नहीं लगेगा। अजी सही कह रहे हो, पर अगर इन्हें हमारी फिक्र नहीं है ना, तो हम इनकी फिक्र क्यों करें? देखो ललिता, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब भूल जाओ और गुस्सा थूक दो। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तुम तो चुप ही बैठो, आए बड़े। ललिता बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपने किए का पछतावा होने लगता है। तभी वहाँ रामलाल आ जाता है और कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी आंखों पर, मेरी हिटलर बीबी रो रही है। अजी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, आप ही कहो मैं क्या करूं, कहाँ मरूं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वैसे आज तुम मुझे चुप बैठने को नहीं कहोगी? अजी क्या कह रहे हो आप? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो, ये घर उनके बिना तो काटने को दौड़ता है। चलो अच्छा है, लौट के बुद्धू घर को आए। इस तरह कायदे कानून वाली ललिता की अति का अंत हो जाता है और वो अपने बच्चों को आजादी से रहने देती है। रामलाल फोन करके अपने बच्चों को घर वापस बुला लेता है और अपनी माँ के इस बदले स्वरूप को देख ललिता के बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इस तरह उनका पूरा परिवार अब खुशी खुशी बिना सख्त कायदे कानून के एक साथ प्यार से रहने लगता है। अंजलि शर्मा राहुल खन्ना की बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों की दोस्ती के किस्से लोगों की जुबान पे चढ़े ही रहते हैं। अंजलि शर्मा बेहद ही सुलझी हुई, समझदार, कॉलेज की टॉपर और लुक वाइज एकदम टॉम बॉय टाइप लड़की होती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल कॉलेज का कूल डूड, एवरेज मार्क्स लाने वाला पगला झल्ला सा लड़का होता है। अंजलि और राहुल दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और मॉर्निंग में बास्केटबॉल खेला करते थे। राहुल अंजलि से रोज हारता था। ऐसे ही एक दिन कोर्ट में राहुल और अंजलि बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी दोनों की नोकझोंक हो जाती है। तुम्हें खेलना नहीं आता तो कम से कम चीटिंग तो मत करो। हे अंजलि, मुझे चीटर मत बुलाओ। यस बोलूंगी, चीटर चीटर चीटर। नहीं अंजलि, आई एम नॉट अ टीचर। उप्स, चीटर। ओह, दैट्स व्हाट यू आर, चीटर चीटर चीटर। ना 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 ना, राहुल इज अ चीटर। स्टॉप इट अंजलि, मुझे बार बार चीटर मत बुलाओ। क्यों, डर गए? राहुल खन्ना? राहुल खन्ना कभी किसी से नहीं डरता। ओह यस, अंजलि शर्मा से रोज हारता है बास्केटबॉल में, चीटर। ऐसे ही आए दिन अंजलि और राहुल की कोल्ड वॉर चलती ही रहती है। थोड़ी देर बाद दोनों का झगड़ा सुलझ जाता है। दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है और फिर क्या, उन दोनों का पैचअप हो जाता है। तभी राहुल और अंजलि अपनी दोस्ती वाला स्पेशल हेलो एक दूसरे को करते हैं। दोनों ढेरों बातें करते हैं और अगले ही दिन फ्रेंडशिप डे होता है। अंजलि राहुल को फ्रेंडशिप बैंड बांधती है और राहुल से बोलती है, You are my best friend यार, पर तू ना इन स्टूपिड सी लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दे। हे अंजलि, मैं लड़कियों का पीछा नहीं करता, लड़कियां मेरा पीछा करती हैं। वैसे तू बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है? किससे शादी करना चाहता है? बहुत सुंदर सी, प्यारी सी, जिसे देखकर दिल बोले बस यही है वो। जब वो सामने आए तो बैकग्राउंड में गिटार बजने लगे और जब मैं उसे कहूँ पलट 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 तो वो मुड़ कर मुझे देखे। अच्छा, और अगर तुझे ऐसी लड़की नहीं मिली तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूंगा? छी, कभी नहीं, नेवर, ना ना ना। कुछ ही देर में कॉलेज में टीना की एंट्री होती है। टीना बहुत ही सुंदर, इंटेलिजेंट और स्टाइलिश लड़की होती है। पूरे कॉलेज में उसकी ब्यूटी के चर्चे होते ही रहते हैं। म्यूजिक फेस्टिवल में उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब उसकी आवाज के भी फैन हो जाते हैं। हर किसी की आंखों और जुबान पे टीना छा जाती है। टीना के अट्रैक्शन से राहुल भी नहीं बच पाता, उसे टीना से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अंजलि के दिल में भी राहुल के लिए प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इसी कश्मकश में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सेम पिंच राहुल, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पर पहले मैं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम बोलो। वो मैं टीना से प्यार करता हूँ। हाँ राहुल। आज मैं टीना को ये बोल दूंगा। ठीक तो बोला ना? या एक बार फिर से प्रैक्टिस करूँ? हाँ राहुल, बिल्कुल ठीक। दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए।
थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और अंजलि के दिल के अरमान बारिश के साथ बह जाते हैं। वो राहुल को अपने दिल की बात नहीं बता पाती और कुछ ही दिनों में अपने घर वापस चली जाती है। राहुल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। वहीं दूसरी ओर राहुल और टीना एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। राहुल अक्सर टीना के ख्यालों में खोया रहता है। एक दिन अचानक राहुल टीना को मिलने उसके घर आता है। टीना, तुम्हें पता है क्या राहुल? एक मर्द का सर केवल 3 औरतों के आगे झुकता है। अच्छा, बताओ किसके सामने? राहुल अपनी पॉकेट में से रिंग निकालता है और बोलता है, एक माँ के आगे, दूसरा देवी माँ के आगे और तीसरा क्या राहुल? विल यू मैरी मी? हाँ, यस राहुल। राहुल के प्रपोजल को टीना एक्सेप्ट कर लेती है और कॉलेज फिनिश होने के बाद टीना और राहुल की धूमधाम से शादी हो जाती है। राहुल के घर में उसकी माँ जया रहती है। टीना राहुल के घर को संभाल लेती है। वो सबका बहुत ध्यान रखती है और सबकी पूरी देखभाल करती है। ऐसे ही एक शाम राहुल के घर सब डिनर कर रहे होते हैं। टीना बहू, कहाँ हो तुम? अरे डिनर रेडी हुआ या नहीं? मॉम जी, डिनर रेडी है, जस्ट कमिंग। टेबल पे रख दूं? टीना के हाथ से डिनर गिर जाता है। बहू क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो चक्कर आ रहे थे। राहुल, डॉक्टर को फोन मिला, कहीं खुशखबरी की तो बात नहीं? बहू को चक्कर आ रहे हैं। माँ, कुछ भी बोलोगे, हद है। कुछ ही देर में डॉक्टर राहुल के घर पहुंचते हैं और टीना का चेकअप करते हैं और सबको बताते हैं कि राहुल, टीना को ब्लड कैंसर है। ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर राहुल और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं। राहुल टीना का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। टीना इसी दौरान डायरी लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय रेत सा फिसलता जाता है और आखिर में वो घड़ी आ ही जाती है जब टीना कैंसर से हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। टीना की मौत से राहुल के ऊपर मानो दुखों के बादल छा जाते हैं। 5 साल बीत जाते हैं पर राहुल टीना को भूल नहीं पाता। राहुल की माँ जया अपने बेटे की देवदास जैसी हालत देख उससे बोलती है, राहुल बेटा, मुझसे तेरी ये उदासी और अकेलापन देखा नहीं जाता। इतने साल हो गए टीना को गुजरे हुए, तू दूसरी शादी क्यों नहीं करता? माँ, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। तो फिलॉसफी मत झाड़ मेरे सामने। मेरी भी कुछ सोच। मेरी सारी सहेलियाँ अपनी बहुओं की चुगली करती हैं और मैं अच्छा, तो माँ आपको बहुत चुगली करने के लिए चाहिए? नहीं बेटा, पर तू शादी कर ले। माँ, मैंने बोला ना कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। इस तरह राहुल की माँ जया उसकी दोबारा शादी के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती हैं। तभी एक दिन उनकी नजर राहुल के कमरे की दीवार पर पड़ती है जिस पर अंजलि और राहुल की तस्वीर लगी होती है। तस्वीर देखकर जया अंजलि के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है जिससे पता चलता है कि राहुल और अंजलि बहुत गहरे दोस्त थे और अंजलि को राहुल से कभी प्यार भी था। इसी सिलसिले में वो एक दिन अंजलि के घर फोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है। अंजलि राहुल के घर साड़ी पहन कर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ही हूँ। वैसे साड़ी में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बस अंजलि, अब तू ही बनेगी मेरे घर की बहू। आंटी जी, वैसे टीना दिखाई नहीं दे रही। टीना, वो देखो। ओह, मुझे बहुत दुख हुआ टीना के बारे में जानकर। तभी वहाँ राहुल आ जाता है और अपनी झल्ली सी अंजलि को साड़ी में देखकर सरप्राइज हो जाता है। अंजलि, तुम और साड़ी बहुत चेंज हो गई हो। मतलब बड़ी प्यारी लग रही हो। क्या बात है? काश राहुल, तुम उस दिन मेरे दिल की बात समझ पाते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू। वैसे कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अरे हाँ, तुमने अभी तक शादी नहीं की? मैं तो आज भी बस तुम्हारी ही होना चाहती हूँ राहुल। हे, क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। वैसे मुझे टीना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अरे भाई, कैसे पता? तुम तो गायब ही हो गई। जब मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम तो थी ही नहीं। इस तरह राहुल और अंजलि की बातें चलती ही रहती हैं। राहुल की माँ जया राहुल के चेहरे पे स्माइल देख बेहद खुश होती है। वहीं अंजलि और राहुल एक दूसरे से रोजाना मिलते ही रहते हैं। उनका बास्केटबॉल खेलना फिर से शुरू हो जाता है।
राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है और अंजलि का सोया हुआ पहला प्यार फिर से जाग जाता है। एक दिन दोनों बास्केटबॉल खेल ही रहे होते हैं, तभी बारिश आ जाती है। जैसे ही वो दोनों चलना शुरू करते हैं, अंजलि का पैर फिसल जाता है और राहुल उसे बाहों में थाम लेता है और कहता है, अंजलि तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे कुछ कैसे हो सकता है जब तुम मेरे साथ हो? मैं कभी तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस। तभी बिजली कड़कती है और अंजलि डरकर राहुल की गले लग जाती है। राहुल बड़े प्यार से अंजलि को संभाल लेता है और दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास होता है। और अंजलि राहुल से कहती है, राहुल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो शायद बहुत पहले ही कह देना था। नहीं नहीं, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है राहुल, पहले तुम कहो। अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आई लव यू अंजलि, आई रियली लव यू। हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू टू सो मच। इसी तरह अंजलि का पहला प्यार पूरा हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।